दोस्तों, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने राजभाषा पर आधारित एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें हम विभागीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर जानकारी और उनसे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। इस श्रृंखला में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन वीडियो को वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखना है, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में राजभाषा अधिनियम से पूछे जाने वाले प्रश्नों में का उत्तर देने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि यह अधिनियम हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको देकर जाता है, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो एक प्रश्न इस अधिनियम से आएगा, क्योंकि यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि राजभाषा की शुरुआत कैसे और कब हुई और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आओ जानते हैं हम। राजभाषा का जो अधिनियम 1963 है, उसके बारे में हम जानकारी की शुरुआत करते हैं। तो यह अधिनियम पारित हुआ 10 मई 1963 को। तो दोस्तों, और यह लागू हुआ 26 जनवरी 1965 को। तो ये इस बात को यहीं क्लियर कर ले, पारित हुआ 10 जनवरी 1963 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1965 को। इस अधिनियम में एक बार संशोधन हुआ, वो 1967 के अंदर हुआ है। और इस अधिनियम के बारे में अगर आगे हम जाने तो इसके अंदर 9 धाराएं होती हैं। उन्हीं धाराओं पर यह अधिनियम पूरा आधारित है। और इस अधिनियम से यही पूछा जाता है कि कौन सी धारा किससे संबंधित है। तो धारा 1 है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। का मतलब इस अधिनियम की शुरुआत कब हुई और इसका नाम क्या है। इस अधिनियम का जो नाम है दोस्तों, वो नाम है राजभाषा अधिनियम 1963। और दोस्तों, जो दूसरा अधिनियम की जो दूसरी धारा है, उसमें परिभाषाओं के बारे में बताया। परिभाषाओं के बारे में 2 ही चीजें वहां पर बताई गई हैं। एक है नियत दिन और दूसरा है कि इसके अंदर जो राजभाषा है उसकी लिपि क्या होगी। तो जो नियत दिन इसका जो बताया गया था, उसमें यह बताया गया है कि ये 26 जनवरी 1965 से ये अधिनियम का प्रबंध लागू हो जाएगा। और जो इसमें जो भाषा हिंदी को बताया गया वो है हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। इस अधिनियम की धारा 4 के अंदर राजभाषा के संबंध में समिति, तो इससे मतलब है कि जो राजभाषा के संबंध में एक समिति का गठन होगा। इस समिति का गठन होगा और इस समिति का गठन के लिए जिस दिन से धारा 3 प्रवृत्त हुई है, उसके 10 साल बाद इस विषय पर संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और उस प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा अगर पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद में एक समिति का गठन होगा। इस समिति के अंदर 30 सदस्य होंगे, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे। और इन सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाएगा, उस निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उनको निर्वाचित किया जाएगा। इस समिति का कर्तव्य होगा कि जो राजभाषा के प्रयोजन का जो प्रयोग किया जा रहा है, उसका ये पुनरावलोकन करेगी और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगी। उनके सामने उसके सामने प्रतिवेदन रखने के बाद में ये राज्यों को भिजवाया जाएगा। इसी क्रम में धारा 5 है, वो केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद है।
दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अगली जो इससे संबंधित धारा है 6, कतिपय दशा में राज्य अधिनियम का प्राकृतिक हिंदी अनुवाद। दोस्तों इसके अंदर भी जो राजपत्र प्रकाशित होते हैं या संसद में जो भी आपस में बातें होती हैं या पत्राचार होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो धारा 7 है उसके अंदर उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे लिखा है वैकल्पिक राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, इसका अर्थ है कि जो उच्च न्यायालय हैं उसमें राजभाषा के अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, उसके द्वारा उसमें निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी निर्णय दिया जाएगा, जो भी आदेश दिया जाएगा, जो ऑर्डिनेंस पारित होगा, उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना अनिवार्य है। उसके बाद जो धारा 8 है उसमें नियम बनाने की शक्ति दी है। इसमें राजभाषा के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जो राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम है या शासकीय राजपत्र में जो अधिसूचना जारी की जाती है वो की जा सकेगी। इसका मतलब कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, इसका मतलब राजभाषा अधिनियम 1963 को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सकती है। जो राजभाषा की धारा 9 है उसके अंदर कतिपय उपवन जम्मू कश्मीर पर लागू न होना। इसका अर्थ है कि जो धारा 6 और धारा 7 के उपवन जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धारा 3 की 3 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि हिंदी में कुछ जो कागजात हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना अनिवार्य है। वो कागजात धारा 3 के अंदर उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की हुई है। उस लिस्ट में ये आते हैं सामान्य आदेश, जितने भी सामान्य आदेश होते हैं इसके अंदर परिपत्र, आरक्षण, चार्ट, ज्ञापन, सूचना जो भी है उनको दोनों भाषाओं में आपको देना होगा। इसके बाद संकल्प होते हैं, इसको इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। अधिसूचनाएं, जितने भी रेजुलेशंस होते हैं, जितने भी नियम रूल्स होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, जितने भी प्रेस नोट होते हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स और कंडीशन होती है उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको परिभाषित करनी पड़ेगी। करार, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, जो परमिट्स हमको मिलते हैं, निविदा प्रारूप, टेंडर के जितने भी फॉर्म है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। टेंडर के जितने भी नोटिस है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। और संसद में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट, संसद में जितनी भी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट जो भी है वो भी दोनों भाषा में आपको प्रस्तुत करनी होगी। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागजात, जितने भी कागजात, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वो भी दोनों भाषा में होगी। तो राजभाषा की धारा 3 ये कहती है कि जितने भी कागजात और यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है उनका हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में प्रकाशित होना अनिवार्य है। इसके जो महत्वपूर्ण जो धारा है उसके बारे में कुछ उपवन जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि संक्षिप्त नाम और धारा 1 में जो कि हमने इसका 1963 इसका जो अधिनियम का नाम था, अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 रहेगा और इसके ये 26 जनवरी 1965 से प्रवर्त होगी। और इसका जो परिभाषा है, जो दो परिभाषाएं दी हुई हैं वो जो मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, नियत दिन किस दिन, उस नियत दिन कौन सा दिन नियत दिन होगा, जो नियत दिन है 26 जनवरी 1965 होगा। और जिसमें जो हिंदी के बारे में जो बताया गया तो इसमें वो उस हिंदी के बारे में बताया जिसकी लिपि देवनागरी होगी। और जो धारा 3 है उसके संघ के राजभाषा
के लिए संसद में प्रयोजन के अंग्रेजी और भाषा का रहना। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका कि संविधान के 15 बरस की कालावधि की समाप्ति होने के बाद, इसका मतलब संविधान के 15 वर्ष के बाद हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता रहेगा। और राजभाषा के संबंध की समिति के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं राजभाषा से संबंधित, वो होते हैं कि ये पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, इसमें धाराएं कितनी है, कौन सी धारा किससे संबंधित है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आने वाले वीडियो, जो अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें मैं राजभाषा अधिनियम 1963 के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे